Good morning, students. Today I am going to start your new chapter. Actually, हम लोग जब प्रीवियस क्लास में जो चैप्टर स्टडी किए थे वो चैप्टर था मोशन. ओके, बट इन दिस चैप्टर हम सबों ने रेस्ट के बारे में पढ़ा, मोशन के बारे में पढ़ा. ठीक है, मोशन के टाइप्स पढ़े, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, इससे जुड़े हुए जो जैसे रेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, तो दूसरा जो मोशन पढ़ा, तो मोशन से जुड़े हुए जो टर्म थे जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सभी चीज को उस चैप्टर्स में हम लोगों ने स्टडी किया. इससे जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल्स थे हम लोगों ने उसे भी पढ़ा. अब देखिए, इसमें एक चीज जो ना तुमने पूछा और ना मैंने बताया, बट दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस इन द टर्म ऑफ मोशन. इस चैप्टर्स में हम लोगों को सबसे जो इंपॉर्टेंट था उस सभी टॉपिक्स को तो पढ़ा, बट यह मोशन हुआ क्यों, कॉज क्या था इसका, कॉज ऑफ मोशन. जो मोशन, जैसे हम लोगों ने कहा था कि रेस्ट का मतलब यह है कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट मीन्स दैट बॉडी डज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी बॉडी और टाइम. कोई भी बॉडी रेस्ट में तभी था जब वह या तो किसी स्टेशनरी का मतलब हुआ रुका हुआ, जो अपना पोजीशन नहीं चेंज करने वाला हो, जो अंडरस्टूड हो कि यह स्टैटिक केस में ही रहता है, उसके रिस्पेक्ट में या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में वह बॉडी अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो उसे रेस्ट में कहते थे. और जो बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता था उसे हम लोग मोशन में कहते थे. बट मोशन में यह आया ठीक है, पोजीशन चेंज किया, क्यों किया पोजीशन चेंज, इसी को पढ़ना है, इसी टॉपिक को, इसी मैटर को समझना है इस चैप्टर में. ठीक है, तो अब जब यह चैप्टर फिनिश्ड हो गया है तो इस चैप्टर से जुड़े हुए जो एक्सरसाइज है उसे होमवर्क में करके सबमिट करेंगे. और हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, न्यू टॉपिक, दैट इज मोशन एंड इट्स लॉज या फिर लॉज ऑफ मोशन. मोशन एंड इट्स लॉज. किसी बुक में इसी को लिख देता है लॉज ऑफ मोशन. और एक और चीज देखोगे, 11th क्लास में जो जाएंगे तो वहां देखोगे इसी चैप्टर का नाम होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्योंकि दिया था न्यूटन ने, न्यूटन लगा दिया. अब देखिए इस चैप्टर्स में हमें पढ़ना क्या है. सबसे पहले किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए इंपॉर्टेंट कौन था इसके लिए रेस्पॉन्सिबल. द रेस्पॉन्सिबल थिंग इज फोर्स. ठीक है, जैसे देखिए
यह कोई ऑब्जेक्ट है एम ए मास का, ठीक है, यह इस पे रखा हुआ। अभी जो यह ऑब्जेक्ट है इसके केस के बारे में, स्टेट के बारे में अगर बात करें तो किस स्टेट में होगा, तो तुम देखो कि नॉर्मली इस पर कोई फोर्स वगैरह नहीं एक्ट हो रहा है। जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और हम यह देख रहे हैं कि यह ऑब्जेक्ट अपना जो स्टेट है वो भी चेंज नहीं कर रहा है। स्टेट का मतलब हुआ रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो अभी यह रेस्ट के केस में है। इस रेस्ट के केस में है तो इस रेस्ट के केस में है तो यहां ना बचपन से पढ़ते आए हो पुश और पुल, एक फोर्स हमने यहां पर लगाया, ठीक है। एक फोर्स जब हम यहां पर लगाए हैं तो कुछ लिमिटेड वैल्यू तक, जैसे आप एग्जांपल में देखिए कि 1 न्यूटन का फोर्स, एज पर एग्जांपल 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यह MA जो है उस वक्त भी यह रेस्ट में ही था, मतलब यह मूव करना स्टार्ट नहीं किया, हमने इसे बढ़ा दिया 1 न्यूटन को 1.5 न्यूटन कर दिया, फिर भी MA जो है रेस्ट में ही है। 2 न्यूटन किया तो देखा कि MA स्लाइडिंग और it starts to move। यार MA बॉडी जो है जब हमने 2 न्यूटन फोर्स लगाया तो स्लाइड करने लगा, खसकने लगा यहां से, या उसको कह सकते हैं मूविंग स्टार्ट कर दिया। तो इसका कॉज कौन हुआ, कौन रेस्पॉन्सिबल हुआ इसके स्टेट को चेंज करने के लिए? तो इसके स्टेट को चेंज करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हुआ वह है उस पर एक्ट करने वाला फोर्स। जब तक वह फोर्स उस पर एक्ट नहीं हो रहा था तब तक वह मूव नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही इस पर लगने वाले फोर्स का वैल्यू 2 न्यूटन हो गया, यह स्लाइड करने लगा। तो इसका मतलब है इसकी जो मोशन है, जो इसका स्टेट को चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हुआ, वह कौन हुआ? तो वह ये फोर्स हुआ। अब फोर्स से इस केस पर जरा ध्यान दो, यहां इस दोनों पर ध्यान। वह दोनों फोर्स तो उस पर एक्ट हो रहा था बट मोशन नहीं हो रहा था, वो रेस्ट में ही था। दूसरे में भी देखिए 1.5 न्यूटन फोर्स का वैल्यू तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी वह रेस्ट के केस में ही था। अब ऐसी परिस्थिति में तुमसे यह पूछा जाए कि यह ऑब्जेक्ट जो है तो मूव नहीं कर रहा था उतना न्यूटन फोर्स पे, इसका क्या वजह? इसके 2 वजह, 2 टर्म यहां पर तुम्हें देखने होंगे। 2 टर्म, उसमें सबसे पहला टर्म एक होगा जो है मास, और दूसरा टर्म होगा इनर्शिया। ठीक है, मास एंड इनर्शिया। मास क्या है? देखिए हर एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है मास। मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह मास क्या है? तो उसके जो इंटरनल इंडिविजुअल जो बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स वगैरह जो उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, उसके सम के बराबर इसका मास होता है। और इस मास को अर्थ, मतलब जिसका मास जितना ज्यादा होता है, अर्थ उसे अपने तरफ उतनी ही ज्यादा फोर्स से पुल करती है। उसे हम लोग उसके द्वारा लगाए गए फोर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम लोग ना उसका वेट बोलते हैं। तो यह जो है मास है, इसे एम से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट केजी होता है। यह मास हर एक ऑब्जेक्ट का क्या है? प्रॉपर्टी है। ठीक है, मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, and its unit will be kg. It is denoted by small m and inertia. अब जैसे एक चीज और ध्यान रखिएगा, मास आगे जो चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन, उसमें मास, वेट, इस सब के बारे में हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट हमें जितना जरूरत था कि इस इनर्शिया को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इतना एक्सप्लेन किया। और इसके बाद
जो ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा उस ग्रेविटेशन चैप्टर में हम इसे और भी बेहतर तरीके से डिफरेंट एग्जांपल्स को लेकर के हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ केजी है ना, किसी के मास के बारे में बात कीजिएगा तो जैसे वहां पर जैसे क्या कहते हैं 10 kg, ये बोलते हैं 10 kg इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ इनर्शिया। अब एक बात बताइए, अगर यह बॉडी MA यहाँ पर 5 kg का होता, ठीक है, MA अगर 5 kg का होता और तब यह सेम कंडीशन होता कि वो एक 1 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद यह रेस्ट में ही रहता है, 1.5 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद भी यह रेस्ट में ही रहता है, 2 न्यूटन फोर्स लगने के बाद यह 5 kg मास जो है सो मूव करने लगता है। ऐसी बात होती। अब इसे हम लोग मॉडिफाई करके यह 5 kg को हम लोग ना 10 kg कर देंगे। ठीक है, जब यह 10 kg हो जाएगा तब भी क्या 2 न्यूटन फोर्स लगने पर मूव करेगा? नहीं। प्रैक्टिकली हम लोग जो देख रहे हैं उसके बेसिस पर हम यह कहेंगे कि जब यहाँ इसका मास चेंज हो गया, 5 kg से 10 kg हो गया, तो 100% यह 2 न्यूटन फोर्स पर मूव नहीं करेगा। आइदर 2.5 और 3 न्यूटन और 4 न्यूटन फोर्स जब अप्लीकेबल होगा तब जाकर के यह मूव करेगा। यही जो स्टेटमेंट हम तुम्हारे सामने अभी जो बोल रहे हैं, यह स्टेटमेंट कुछ और नहीं, इस न्यूटन के द्वारा दिए गए लॉ के आधार पर ही करें। तो इन सभी को न्यूटन्स और जो बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के लिए ये स्टडी करने वाले साइंटिस्ट जो थे, न्यूटन्स एंड गैलीलियो, यह दोनों के द्वारा स्टडी किया गया और उसके बेसिस पर जो ऑब्जर्वेशंस है उस ऑब्जर्वेशंस के आधार पर इस चीज को उन्होंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होगा तो वह रेस्ट में ही रहेगा। अगर वह मोशन में भी यूनिफॉर्म मोशन में अगर मूव कर रहा है तो वह यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करता रहेगा। मतलब स्ट्रेट लाइन अगर मूव कर रहा है तो उसमें ही मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्योंकि तुम लोग इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे चेंज इन वेलोसिटी, हम लोगों ने पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी फॉर इन टाइम दैट इज गिवन बाय एक्सेलरेशन, क्वांटिटी एक्सेलरेशन को देता था जब वो हम लोग उसको वेलोसिटी के चेंजिंग को टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ यह ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा तो रेस्ट में ही चलता रहेगा, मतलब अपनी कंटिन्यूटी को वर्तमान परिस्थिति को आगे भी कंटिन्यू करेगा। अगर वह मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेटेड नहीं होगा, उसमें उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन उसका 0 होगा। तो यह यूनिफॉर्म मोशन में ही कंटिन्यू रहेगा, उसको आगे भी उसी तरीका से चलता रहेगा। क्यों? क्या ऐसा है, क्या ऐसी बात है उसके साथ? तो बात यह है कि इस ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय इनर्शिया। क्लियर है? तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी और इनर्शिया इज द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच हैविंग मास। जिसका मास नहीं होगा उसका इनर्शिया भी नहीं होगा, यह तो समझ ही रहे हैं। तो इनर्शिया इज द natural property of any object by which it can oppose the any kind of change. It will resist या अपोज करेगा, किसी भी तरह के चेंजिंग अगर होंगे तो उसका यह अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब ये हुआ कि रेस्ट में है तो मोशन में नहीं जाना चाहेगा, वो हर हाल में रेस्ट में ही रहेगा। समझ रहे हैं कि वह ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा तो हर हाल में वह रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में नहीं जाना चाहेगा। तो क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वह इनर्शिया, जो इनर्शिया है उसकी, वह इस चीज को रेसिस्ट कर रहा है, इस चेंज को रेसिस्ट कर रहा है, इस चेंज को अपोज कर रहा है, अपनी टेंडेंसी को कंटिन्यू रखना चाह रहा है। दूसरी बात, अगर वह मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल इन ईच एंड एवरी इंटरवल। जब हर एक इंटरवल में उसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस जो होगा वह बराबर होगा। मतलब फर्स्ट 5 सेकंड का अगर इंटरवल हो उसमें 5 मीटर कवर करता है तो सेकंड
जो इंटरवल होगा 5 सेकंड का, उसमें भी वो 5 मीटर ही कवर करेगा। फिर थर्ड इंटरवल होगा तो उसमें भी सेम 5 मीटर ही कवर करेगा। इस तरह के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन में हम लोगों ने देखा था कि उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट होता है, और जिसका स्पीड कांस्टेंट होता है उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। ओके, चलिए, तो इनर्शिया को हम लोगों ने देखा। इनर्शिया क्या है? तो हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। अब एक चीज और देखिए, जब यहाँ हम लोग 5 kg को 10 kg में चेंज किया था, जब हम लोग 5 kg से 10 kg में लाए थे, याद है 10 kg है ना, 5 kg से 10 kg में आए, तो 5 kg के लिए जो कंडीशन था वो 10 kg के लिए वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 न्यूटन फोर्स लगने पर यह मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन या 5 न्यूटन करने ये फोर्स लगाने पर मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या स्टेटमेंट कंक्लूजन आता है? ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि जब इसका मास बढ़ा, ठीक है, तो इसके अपोजिट टेंडेंसी भी बढ़ गया। यहाँ पर 5 kg था तो 1 न्यूटन पे अपोज कर रहा था, 1.5 न्यूटन पे अपोज कर रहा था, बट 2 न्यूटन पे अलाउ कर दिया था, मोशन होने लगा था। लेकिन जब इसे 5 kg से 10 kg कर दिए तो यह 1 न्यूटन पे तो अपोज कर ही रहा है, 1.5 न्यूटन पे अपोज कर ही रहा है, और ये जो है सो 2 न्यूटन पर भी अपोज ही करने लगा, मोशन नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर फोर्स को बढ़ाया और 4 न्यूटन पे ले आए। 4 न्यूटन आप 2.5, 3 न्यूटन ऐसा करके ला सकते हैं। 4 न्यूटन पे जब लाए हैं तब यह मोशन स्टार्ट होने लगा। अब इससे क्या कंक्लूजन है? इससे कंक्लूजन ये आया कि जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वैसे वैसे रेसिस्टिंग टेंडेंसी भी इंक्रीज कर रहा है, और रेसिस्टिंग टेंडेंसी जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो उसका इनर्शिया भी इंक्रीज करेगा। समझ गए? तो अब देखिए, मास उसकी प्रॉपर्टी, इनर्शिया उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। नेचुरल प्रॉपर्टी by which it can resist any kind of changes। ठीक है, अब यहां पर सिंपल सा याता जरा देखते हैं उसे हम फिर। अभी जो हम लोगों ने देखा, मास देखा, इनर्शिया देखा, यहां इन मास मतलब हम लोगों ने क्या कहा था? मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास जैसे जैसे बढ़ा इनर्शिया भी वैसे वैसे बढ़ा। तो इसका मतलब हम लोग यह कह सकते हैं मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। जो अभी हम लोग देखे हैं कि मास अगर 5 kg था उस वक्त उसकी अपोजिंग टेंडेंसी कम थी, और जब मास 10 kg हुआ तो उसकी अपोजिंग टेंडेंसी भी बढ़ गई। मतलब वह 2 न्यूटन पे मूव नहीं करके 4 न्यूटन पे मोशन स्टार्ट हुआ। तो इसलिए हम लोग यहां पर कह सकते हैं मास इट इज द mass is the measurement of inertia, and inertia क्या है? Inertia is the natural property by which each and every object opposes any kind of changes। ठीक है, अब देखिए, तो इनर्शिया के कुछ टाइप्स भी होते होंगे, 3 टाइप्स। बेसिकली ऐसे तो 2 ही टाइप पढ़ते हैं, बट 3 टाइप्स भी है, जिसे देख लिया जाए। वो क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
inertia of motion and inertia of direction, inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. इसको देख रहे हैं। इसमें इस inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction, इस नाम से ही तुम्हें पता है कि वह ऑब्जेक्ट जो अपने रेस्ट के टेंडेंसी को जिस इनर्सिया के कारण मेंटेन रखना चाहेगा या मेंटेन रख पाएगा, उसे हम इनर्सिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, इफ ए बॉडी इज ऑलवेज वांट्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज नोन एज इनर्सिया ऑफ मोशन। मतलब इनर्सिया की उस प्रॉपर्टी के कारण या उस टाइप ऑफ इनर्सिया के कारण बॉडी अपने यूनिफॉर्म मोशन के टेंडेंसी को कंटिन्यू रख पाएगा, उसे हम लोग इनर्सिया ऑफ मोशन कहेंगे। आप यहाँ पर इनर्सिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल जैसे देख सकते हो कि जब कोई बाइक पे बैठा हो और उसके पीछे बैठा हुआ आदमी, अच्छा बैठा हुआ है दूसरा कोई, जब अचानक से उस बाइक को आगे की तरफ वो एक्सेलरेट कर देता है, अचानक से उसे मोशन में लाता है, तो पीछे बैठा हुआ आदमी जो है वो अगर कुछ नहीं पकड़ा हुआ है तो पीछे गिर जाता है। जब कार में तुम बैठे हुए होते हो, जब कार जैसे ही आगे मूव करना स्टार्ट होता है तुम पीछे के रेस्ट की तरफ झुक जाते हो। यह इनर्सिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। ठीक है, इनर्सिया ऑफ रेस्ट का है कि तुम रेस्ट में थे जिस जगह पे वही रहना चाह रहे हो, इसीलिए तुम पीछे गिरे। ये जो है इनर्सिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। इनर्सिया ऑफ मोशन के केस में ठीक उसी तरीका से जब तुम ये कार में बैठे हुए हो, सीट पे बैठे हो, जब जैसे ही ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तुम आगे की तरफ झुक जाते हो। मतलब तुम मोशन में थे और अभी भी मोशन में ही रहना चाह रहे हो जबकि गाड़ी रेस्ट में आ रही है। ठीक है, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, जैसे किसी टर्न पे जब कोई गाड़ी ना टर्न ले रहा हो, लेफ्ट का टर्न मूव कर रहा होता है, तो तुम ना उसके अपोजिट साइड में एक प्रेशराइज्ड फोर्स फील करते हो, उस तरफ तुम्हें कोई पुश कर रहा है, दैट इज इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। तो इस सभी जगहों पे जो हम लोग देख रहे हैं इनर्सिया का जो टाइप है, यह टाइप हमें एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश किए और इसे तुम बेहतर तरीका से प्रैक्टिकली अभी जब मूव कर रहे होगा तो उसमें तुम फील कर सकते हो कि हाँ उस समय एक ऐसा इनर्सिया होता है जो हम मतलब कुछ ऐसा होता है जो पीछे की तरफ पुल कर रहा होता है, तो कुछ वो नहीं है, वह तुम्हारे मास के कारण एराइजेड इनर्सिया है। जिसका मास जितना ज्यादा होगा वो उतना ही उसको उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा कि उसको पीछे की तरफ पुल कर रहा है इनर्सिया ऑफ रेस्ट में। वो इनर्सिया ऑफ मोशन में उसी तरीका से जब वो बैठा हुआ होगा तो उसे महसूस होगा कि उतना ही ज्यादा फोर्स उसे आगे की तरफ पुल कर रहा है उसे। अगर वो अपने आप को कंट्रोल ना करे, कुछ हैंडल बार वगैरह को ना पकड़े, तो वो डेफिनेटली गिर जाएगा। तो यह जो है सो इनर्सिया ऑफ मोशन का एग्जांपल हो गया। और इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन के लिए एक ऐसा समझ सकते हो कि जैसे देखिए ऐसे रोड यहाँ जा रहा है और यहाँ से ऐसे टर्न लिया, तो जैसे ही यहाँ से ये दौड़ते हुए यहाँ तक आएगा तो यहाँ पर इसमें लगेगा कि इधर ही जाना है, बट इधर मुड़ेगा। तो इस वक्त यहाँ पे अगर बाइक पे होगा तो अगर हैंडल बार नहीं पकड़ता है तो इधर हो सकता है थ्रो आउट हो जाए, उधर वह गिर जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये उसकी इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल है। तो अभी आज के चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा उसको जरा एक बार अभी हम लोगों ने पढ़ा है, पिछले चैप्टर का रिकैप हुआ। ठीक है, तो पिछले चैप्टर का रिकैप हमने इसलिए किया है कि तुम्हें उस चैप्टर के उस सारे फॉर्मेट्स को क्या कहते हैं अपने नोटबुक में, फेयर कॉपी में लिख लेना है। और जो एग्जाम्पल है हमारा, जो क्या बोलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सबको भी सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद रिकैप के बाद हम लोगों ने इस मोशन एंड इट्स लॉस, इस चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो इस चैप्टर्स के रिव्यू लिए कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स जो पिछले चैप्टर से हमको पढ़ना है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और जो सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पर फैक्टर है वो है मास
मास एंड इनर्शिया को पढ़ा। अब इसके आगे जो चैप्टर जो टॉपिक आएंगे उसमें हम लोग लॉज, न्यूटन्स के लॉ के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन्स का लॉ, जो फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, फर्स्ट लॉ क्या था, उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा। अगर वह ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वह उसी को कंटिन्यू करेगा तब तक जब तक कि कोई बाहर से यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता है। मतलब इस ऑब्जेक्ट के मोशन का कॉज क्या हुआ, फोर्स हुआ। तो जब तक फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा तब तक जो ऑब्जेक्ट जिस परिस्थिति में है उसी स्थिति को कंटिन्यू करेगा। ये हुआ न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में हमें जो टर्म मिला इनर्शिया का, फर्स्ट लॉ से इनर्शिया का भी डेफिनेशन तो वही होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया वो अपोज कर रहा है, उसको कंटिन्यू नहीं करने दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस फर्स्ट लॉ को, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, जैसे फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोग ये देखिए, फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब सेकेंड लॉ की बात करते हैं, तो सेकेंड लॉ, क्योंकि फर्स्ट लॉ में हम लोग देखे थे क्या कि कोई एक्सटर्नल फोर्स भाई, तो उसका वैल्यू कितना होता होगा, उसका वैल्यू सेकेंड, न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलता है, F इक्वल्स टू m। एनी एक्सटर्नल force, any external applied force will be equals to the product of mass and acceleration produced in them. That is known as Newton's second law. थर्ड लॉ की बात अगर तुम करोगे तो थर्ड लॉ में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड होता है जिसके कारण मोशन हो रहा हो तो उसे एक्शन फोर्स बोलते हैं, एक्शन फोर्स। और फिर दूसरा होगा तो रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। अब जब फोर्स की बात कर लिए हैं तो फोर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होता है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये हुआ उस पे लगने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे देखिए यहां पर यदि कर देते हैं, यह ऑब्जेक्ट है मास, ठीक है, ये किसी सपोर्ट पे रखा हुआ है, तो इस पर अगर यह फोर्स F1 हमने लगाया, ठीक है, और दूसरा फोर्स F2 हमने लगाया और इसका जो एक्सेलरेशन है वो अगर 0 है तो F1 इज इक्वल्स टू F2। इसका मतलब यह बैलेंस्ड फोर्स है। और अगर F1 is not equals to F2, that is unbalanced force। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हम लोग बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स एक्चुअली यह ना उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है, उसके जो वैल्यूज हैं उस वैल्यूज के उसके रिजल्ट पर डिपेंड करता है और उसके अनुसार हम लोग इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, मेरा मतलब है जो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके ये करेंगे उसमें हम लोग बैलेंस्ड फोर्स के कुछ एग्जांपल, इसके फोर्स कैसे इक्वल होते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है, यह इधर मूव करेगा कि ये इधर मूव करेगा, यह कंप्लीटली डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ फोर्स पे और वैल्यू ऑफ फोर्स में भी रिजल्टेंट फोर्स पे। क्योंकि ये अगर 5 न्यूटन है, यह अगर 8 न्यूटन है तो यह इधर मूव करना शुरू कर जाएगा, यह अगर 10 न्यूटन है या अगर 2 न्यूटन है तो डेफिनेटली ये इधर मूव करेगा। बट कितना फोर्स से मूव करेगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यह सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब तुम्हारा होमवर्क सेशन, तुम्हारा होमवर्क क्या होगा देखिए, होमवर्क में
डू ऑल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर मोशन चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसके सभी क्वेश्चन को करेंगे और इवनिंग टाइम में, शाम के टाइम पे होमवर्क में सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।